हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हमारा पहला प्रश्न है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट्स 2023 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन है आपका ए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक विकास व सामाजिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है। वैश्विक जीडीपी 2022 में 3% से घटकर 1.9% हो गई है। ऑप्शन है केवल ए, बी ऑप्शन है केवल बी, या सी है आपका ए और बी दोनों, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो हम बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक जो विभाग है वो 24 देशों का एक संगठन है, यानी कि 24 देशों का संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए जिसका गठन किया जाता है। बात समझ सकते हैं जीडीपी आखिर क्या है हमारी। तो जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो आपकी होगी सकल घरेलू उत्पाद, हम जीडीपी को बोलते हैं। आइए समझ लेते हैं जीडीपी क्या होता है। यानी कि अगर हम किसी देश में रहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम रहते हैं भारत में, तो भारत की सीमा के अंदर या वो आपका देशी हो, यही देशी मतलब भारतीय, या कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति जो भारत में निवास करता है, विदेशों से आए हुए व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं, यानी कि जितने भी व्यक्ति जो बाउंड्री लाइन की सीमा के अंदर जो निवास करते हैं, यानी कि भारत की सीमा के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं, उनका एक वर्ष में जो भी आर्थिक गतिविधियां उनकी होती हैं, यानी कि जो भी हमारी रुपए पैसे का लेन देन जो होता है, उसको क्या कहते हैं, हम उनको जीडीपी की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि एक वर्ष के भीतर जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको हम जीडीपी की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो देशी के द्वारा इनकम करी गई हो या वो विदेशी के द्वारा इनकम करी गई है। तो हम अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है, ए व बी दोनों आपके सही हैं। एक आपकी होती है नॉमिनल जीडीपी, जो बाजार कीमत के अकॉर्डिंग चलती है आपकी। ओके, अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही लेक चौड क्या है। एक मीठे पानी की झील है, एक खारे पानी की झील है, या विश्व की सबसे बड़ी झील है, और चौथा ऑप्शन है आपका एक पनडुब्बी है। अगर हम बात करते हैं तो मीठे पानी की, अगर भारत की सबसे बड़ी झील में बात करेंगे तो आपकी बुलर झील। तो बुलर झील आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो आपकी झेलम नदी पर बनी है। झेलम नदी यानी कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी भारत की बात करेंगे, यानी एशिया की सबसे बड़ी झील भी अगर बात करेंगे तो वो आपकी बुलर झील होगी। तो भारत की आपकी ऑटोमेटिक, एशिया महाद्वीप में देशों की कुल मिलाकर संख्या 48 है आपके। अगर हम खारे पानी की झील की बात करेंगे तो आपके खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी चिल्का झील है, जो आपकी उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील हमारी कैस्पियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक माना गया है। तो कैस्पियन सागर है हमारा। जो आपका कैस्पियन सागर है वो आपके 5 देशों के साथ सीमा बनाता है, जैसे कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा बनाता है आपके, अजरबैजान के साथ सीमा बनाता है आपके, और आपके ईरान के साथ सीमा बनाता है, और आपके रसिया के साथ सीमा बनाता है। यानी कि जो आपका कैस्पियन सागर है वो आपका 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, आपका ईरान हो गया, रूस हो गया और अजरबैजान, यानी कि 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करेंगे, लेक चौड जो झील है आपकी वो मीठे पानी की झील है जो चर्चा में रही है। देख लेते हैं कितने देशों के साथ सीमा को स्पर्श करती है। तो ये 4 देशों के साथ सीमा को स्पर्श करती है। जैसे आपका 4 देशों में नाम निकल के अगर चार्ट को स्पर्श करेगी, कैमरून को स्पर्श करेगी आपकी, नाइजर को स्पर्श करेगी आपकी, और नाइजीरिया को, यानी कि 4 देशों में ये आपकी है
लेटचाक झील। अगर हम बात करेंगे सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी, यानी कि अफ्रीका में है आपकी ये जो झील, अफ्रीका महाद्वीप में आपकी आती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आपकी नील नदी है। और नील नदी का जो उद्गम होता है वो आपका विक्टोरिया झील से होता है। तो हम कह सकते हैं कि विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, यानी कि विक्टोरिया झील को हम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानते हैं। तो हमने देखा अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो वो आपकी सुपीरियर झील होगी, यानी कि सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो ये आपका नाइजीरिया हो गया, आपका चाड हो गया, नाइजर हो गया आपका, ठीक है। तो इतने देशों के साथ सीमा बना रही है आपकी झील। प्रश्न है हमारा तीसरा कि मेथनॉल अर्थव्यवस्था को किस संगठन के द्वारा, एक किस मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जा रहा है, यानी कि शुरू किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक गैस मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आपका नीति आयोग, तीसरा है रक्षा मंत्रालय और चौथा उपयुक्त में कोई नहीं है, कोई नहीं इनमें से। बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस की। तो जो प्राकृतिक गैस होती है इसका जो मुख्य अवयव होता है वो आपका होता है मीथेन, यानी कि इसको बोलते हैं CH4। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो आपका होता है मीथेन। तो कुल मिला के हमारी और भी गैसें होती है, जैसे LPG होती है हमारी। तो LPG का जो मुख्य अवयव होता है वो आपका होता है ब्यूटेन। और ऐसे ही हमारी होती है CNG, जिसका मुख्य अवयव जो होता है वो आपका क्या होता है मीथेन। यानी कि LPG का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन और आपके प्राकृतिक गैस और आपके CNG का जो मुख्य अवयव होता है वो आपके दोनों का क्या होता है CH4, यानी कि दोनों का होता है आपके मीथेन। ठीक है, बात करेंगे रक्षा मंत्री हमारे इस वक्त कौन है, तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में। तो अगर हम सही प्रश्न की बात करेंगे, इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा आपका नीति आयोग। बात समझ लेते हैं नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग योजना आयोग को समाप्त करके एक नया सेक्टर बनाया गया जिसको हमने नाम दिया नीति आयोग का। तो नीति आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए हम इसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को, यानी कि प्रतिस्थापित करा इसने योजना आयोग को। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। बात कर लेते हैं इसका जो मुख्यालय है वो आपके न्यू दिल्ली में है। मुख्यालय जो है आपका वो नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री इसकी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होंगे। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अभी तक 3 उपाध्यक्ष बन चुके हैं। जैसे इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके अरविंद पनगड़िया, जिनको कोलंबिया विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में कार्यरत हैं वो आपके। अगर हम बात करेंगे उसके दूसरे उपाध्यक्ष के, दूसरे उपाध्यक्ष हैं आपके राजीव कुमार। तो पहले आपके अरविंद पनगड़िया थे, दूसरे आपके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और तीसरे जो उपाध्यक्ष है आपके वो है आपके सुमन के बेरी। तो आपके पेपर में ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से अभी तक नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन व्यक्ति नहीं रहा। तो अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष हैं आपके नीति आयोग के, दूसरे आपके राजीव कुमार हैं और वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष है वो आपके सुमन के बेरी हैं। अगर बात करते हैं कि सीईओ कौन है नीति आयोग का, तो पहली महिला सीईओ की बात करेंगे तो सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग की पहली महिला सीईओ हैं। दूसरे जो हमारे सीईओ नियुक्त किए गए थे वो आपके नियुक्त किए गए थे अमिताभ कांत को दूसरा सीईओ बनाया गया। और तीसरे अगर सीईओ की बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर इस समय आपके सीईओ हैं, लेकिन अभी कुछ हाल ही में अभी कुछ दिनों में चेंज कर दिए गए थे। तो BR सुब्रमण्यम इस वक्त आपके नीति आयोग के क्या है सीईओ हैं। तो हमने 4 को देखा था, यानी कि पहली आपकी सिंधु श्री खुल्लर, पहली महिला सीईओ बोलो या पहला सीईओ बोलो, बात एक ही है आपकी। दूसरे जो मैंने अभी आपको बताए थे वो अमिताभ कांत थे।
अमिताभ कांत। अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर। और अगर हम वर्तमान समय में सीईओ की बात करेंगे तो सुब्रमण्यम। आपके वर्तमान तो 4 सीईओ को नियुक्त किया जा सका, लेकिन उपाध्यक्ष अभी तक नीति आयोग के 3 ही बनाए गए हैं। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है आपके। अगला प्रश्न है हमारा कि श्री नगोबा टेम्पल यानी कि मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका तेलंगाना, दूसरा है आपका तमिलनाडु, तीसरा है आपका केरल और चौथा ऑप्शन है आपका असम। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो आपके डीएलआर नंबर है तमिलनाडु का वो है आपके, यानी कि डीएलआर नंबर जो है वो आपके लोकसभा की सीटें 39 है और जिलों की संख्या आपकी 38 है और राज्यसभा की सीटें कुल मिला के आपके 38 है। यानी कि तमिलनाडु का आपका डीएलआर नंबर है यानी कि 38, 39 और आपका 18 है। तो 38, 39, 18 आपका तमिलनाडु का डीएलआर नंबर है, जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या आपके 234 है। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का डीएलआर नंबर है वो आपके 33-17-07। तेलंगाना में आपकी विधान परिषद यानी कि राज्य विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें आपका एक तेलंगाना का भी नाम आता है। तो तेलंगाना में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 119 है। तो विधानसभा सीटें जो हैं आपकी वो आपके 119 हैं, लेकिन विधान परिषद सीटों की बात करेंगे तो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आपकी हैं 40, यानी कि विधान परिषद की सीटें 40 हैं और विधानसभा की सीटें 119 हैं और डीएलआर नंबर है यानी कि जिलों की संख्या है 33 और लोकसभा सीटें हैं आपकी 17 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 7। वहीं हम बात करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु का डीएलआर नंबर है आपका 38, जिलों की संख्या है 39, लोकसभा की सीटें हैं 18, आपकी जो सीटें हैं वो आपकी राज्यसभा की सीटें हैं और 234 जो सीटें हैं वो आपकी हैं, ठीक है, विधानसभा की सीटें हैं हमारे पास में। तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका होगा तमिलनाडु, वो सॉरी तेलंगाना। अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में एक बहुत ही फेमस त्योहार मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं बाथुकम्मा महोत्सव। ये तेलंगाना का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। इस राज्य की जो स्थापना हुई थी तेलंगाना की वो 2 जून 2014 में स्थापना हुई थी तेलंगाना की। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ये आपका श्री नोगोबा टेम्पल है आपका, जो आपके तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है हमारा कि चर्चा में रहा ट्रेडमार्क कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है, कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है 10 साल के लिए वैध है, ये आपके 15 साल के लिए है, 5 साल के लिए, आपके 20 साल के लिए वैध है। आप बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो आप व्यापार से संबंधित होता है, यानी कि ट्रेडमार्क, इसको हम एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रेड यानी कि व्यापार से ये संबंधित होता है। तो ट्रेडमार्क जो एक्ट है जी आपका 1999 में आया था और ये 10 साल के लिए आपका वैलिड होता है। ओके, अगला प्रश्न है कि यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित की गई। ऑप्शन है आपका गुवाहाटी, ऑप्शन है आपका इंदौर, दूसरा ऑप्शन है आपका औरंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है आपका हम्पी और चौथा ऑप्शन है आपका गुवाहाटी। ओके, अगर हम बात करेंगे हम्पी की तो हम्पी को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था और हम्पी जो है वो आपके विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगर हम विजयनगर साम्राज्य का विश्लेषण करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो सगे भाई हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है, जिसको विश्व विरासत सूची यानी कि हम्पी के खंडरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1986 में। बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद में आपकी अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं हैं आपकी औरंगाबाद में, जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1983 में। आपकी एरोला की गुफाएं हैं, जिनको शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में आपके 1983 में। औरंगाबाद में आपका बीबी का मकबरा भी है। तो औरंगजेब ने अपनी बीबी की याद में बीबी का मकबरा बनाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1651 से लेके 1661, यानी कि इसको समथिंग 10 से 11 वर्ष इसके निर्माण में लगा था। तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में है। तो औरंगजेब ने अपनी बीबी राबिया उल दौरानी, क्या नाम था बीबी का? बीबी का नाम था राबिया उल दौरानी की याद में मकबरा बनाया था, जिसे हम द्वितीय ताजमहल कहते हैं। और इनके पिता जो यानी कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था, जो आपके आगरा में स्थित है। और आगरा नगर की स्थापना जो थी वो सिकंदर लोदी ने की थी, क्योंकि राजस्थानों के जाट से बचने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के दो ऐसे शहर हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें आपका एक आगरा आता है, दूसरा आपका मथुरा आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि यूथ 20 की जो बैठक हुई है वो आपके कहां पर हुई है? गुवाहाटी में हुई है। तो गुवाहाटी जो है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपके तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो तिब्बत में है, आपके भारत में है और आपके बांग्लादेश में है। अगर हमारा एक प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है आपके अरुणाचल प्रदेश से। तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी को। अगर हम बात करेंगे तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसको सुंदरबन डेल्टा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है। और ये आपके पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपके कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न है हमारा कि शुक्रयान मिशन को किस संगठन ने लॉन्च किया? ऑप्शन है आपका इसरो, यानी कि पहला ऑप्शन है आपका नासा, दूसरा है आपका इसरो, तीसरा ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चौथा ऑप्शन है आपका डीआरडीओ। अगर हम बात करेंगे, ये आपकी यूरोप की एजेंसी है, यूरोप महाद्वीप की। डीआरडीओ की अगर हम बात करेंगे तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय वो आपके नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ की स्थापना की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। इसरो की बात करेंगे तो इसरो की जो स्थापना करी गई थी वो 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था और मुख्यालय आपका कहां पर है? बेंगलुरु में है। नासा की अगर बात करेंगे तो नासा का जो मुख्यालय है वो आपके वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी। अगर हम नासा की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसरो की बात करेंगे तो इसरो को जो हम लिखते हैं इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे, शुक्रयान मिशन को किसने लॉन्च किया?
तो शुक्रयान मिशन को लॉन्च किया आपके इसरो ने। नासा की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 29 जुलाई 1958, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म। प्रश्न है आपका कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। यानी कि 4 ऑप्शन है हमारे पास में। क्या सही आंसर होगा इसका? अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मेघालय, यानी कि मेघालय हमारा राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं मेघालय की, तो मेघालय के जो वर्तमान समय में सीएम है वो आपके हैं कॉनराड संगमा। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो वर्तमान गवर्नर है आपके सत्यपाल मलिक। अगर हम मेघालय का डीएलआर नंबर की बात करते हैं, आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि डीएलआर नंबर क्या है, यानी कि जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो हमारा डीएलआर नंबर जो होगा वो होगा 11, 02 और 01, यानी कि जिलों की संख्या है 11, लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। अगर हम बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा सीटों की संख्या है आपके 60, तो विधानसभा की सीटें हैं कुल मिला के 7। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया गया वो आपके कहां स्थापित किया गया, यानी कि मेघालय में स्थापित किया गया था। ओके, बांग्ला जो आपका त्रिपुरा है वो एकमात्र भारतीय राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। और जो भारत के साथ जो सीमा बना रही है त्रिपुरा, यानी कि भारतीय राज्य त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। तो अगर जीवित पुल की बात करेंगे तो जीवित पुल आपके मेघालय में बनाए जाते हैं। तो जीवित पुल कुछ इस टाइप से बनाए जाते हैं, यानी कि एक वृक्ष की शाखा को इस साइड से काटा जाता है और दूसरे वृक्ष की शाखा को इस साइड से काटा जाता है, तो ये वृक्ष जो मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि लाइफलाइन पुल कहते हैं, यानी कि जीवित पुल इनको कहते हैं। ये आपके मेघालय राज्य में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वित्तीय समावेश की कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया? पहला ऑप्शन है आपका गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है आपका कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है आपका असम और चौथा ऑप्शन है आपका चेन्नई। अगर हम बात करेंगे तो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में है, आपके हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? आपके हुगली नदी के किनारे है। और यहीं पर एक बांध भी बना हुआ है जिसको हम कहते हैं फरक्का बांध, फरक्का बांध भी कहते हैं हम इसको। अगर हम बात करेंगे लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटें टोटल मिला के आपकी 42 हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है 16 आपकी राज्यसभा सीटें हैं। असम की अगर हम बात करते हैं तो असम में एक मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, इसको हम कहते हैं कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी टेम्पल जो है वो आपके असम राज्य में है। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो वित्तीय समावेश पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या। तो वित्तीय समावेश वह स्थिति होती है कि जिस क्षेत्र में, यानी कि जिन गांव या क्षेत्रों में या जिन कस्बों या टाउनों में बैंकिंग की सुविधाएं नहीं होती हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं नहीं होती हैं उन क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना वित्तीय समावेशन कहलाता है। यानी कि जिन क्षेत्रों में बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में घर घर जाकर अकाउंट खोलना, शिविर लगा के अकाउंट खोलना या बैंक की सुविधाएं प्रदान करना, वो हमारे वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है। ओके, जैसे जनधन खाता जब हमारा ओपन किया गया था तो गांव-गांव जाके लोगों को समझाया गया और उनके अकाउंटों को खोला गया, यानी कैंप लगाया गया गाँव में। तो गाँव में जिन गाँव में वित्तीय सेवाएं, जिन शहरों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना बैंकिंग के अकॉर्डिंग, उसको हम कहते हैं वित्तीय समावेशन की श्रेणी में उसको हम रखते हैं। तो इस वित्तीय समावेशन की जो पहली बैठक हुई है वो आपके कोलकाता में आयोजित की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला है आपका यूक्रेन, दूसरा है आपका अजरबैजान, मेडागास्कर और आपका है बेलग्रेड। अगर हम बात करेंगे
तो बेलग्रेड यानी कि अगर हम बात करेंगे यूक्रेन की, तो यूक्रेन की जो आपकी राजधानी है वो आपकी कीव है। मुद्रा जो है रिमिनिया है। अगर हम अजरबैजान की बात करेंगे तो अजरबैजान की कैपिटल जो है वो आपकी बाकू है और मुद्रा जो है आपकी मैनेट है। अगर हम मेडागास्कर की बात करेंगे तो मेडागास्कर की जो आपकी कैपिटल है वो है एंटा नरीवो और मुद्रा की बात करेंगे तो एरिरी। बेलग्रेड की अगर हम बात करेंगे तो सर्बिया की कैपिटल आपकी बेलग्रेड है, यानी कि अगर हम सर्बिया देश को यहां से लेते हैं तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो आपकी बेलग्रेड है और मुद्रा जो है आपकी दीनार है। आपको बता दें कि दीनार जो है विश्व की सबसे महंगी मुद्राओं में से एक होती है दीनार। और प्रश्न पूछ रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा अजरबैजान वर्तमान समय में आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या है, सदस्य है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में बेलग्रेड यानी कि सर्बिया में इसकी स्थापना हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग